नमस्ते। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी तो है, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। आज हम किताबी कहानियों और मिथकों से आगे बढ़कर एक महान शासक के जीवन की उस असली सच्चाई को डिकोड करेंगे जो सच में कमाल की है। जरा जून 1665 के सीन को इमेजिन कीजिए। मुगलों का एक बहुत ही खौफनाक और अंधेरा तंबू है और वहां एक मराठा योद्धा चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर वो अजय वाला तेज नहीं है, बल्कि एक गहरी बेबसी है। इस इंसान ने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक शर्त पर साइन किए हैं, जिसे हम इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। और वो शर्त थी क्या? ये नंबर देखिए, 23। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन विशाल किलों की संख्या है जिन्हें इस योद्धा ने अपने खून पसीने से जीता था और अब मजबूरी में दुश्मनों को सौंप रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुख इन किलों के जाने का नहीं था। सबसे बड़ा दर्द था अपने महज 8 साल के मासूम बेटे को मुगलों के खूंखार दरबार में बंधक बनाकर भेजना। जरा सोचिए, उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो बेबस पिता कोई और नहीं, बल्कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और यहीं से हम अपनी आज की चर्चा के पहले अहम पड़ाव पर आते हैं, भाग 1, मिथक और वास्तविकता। देखिए, अक्सर हमें जो पढ़ाया जाता है वो एक अजेय जादुई योद्धा की कहानी होती है। एक ऐसा देवता जिसे कभी दर्द नहीं होता और जो बस हमेशा जीतता है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो एक बेहद यथार्थवादी और प्रैक्टिकल रणनीतिकार थे। उनकी महानता किसी चमत्कार में नहीं थी, बल्कि कड़वे अपमान के घूंट पीकर अपने इमोशंस को पूरी तरह काबू में रखकर कल फिर से दोगुनी ताकत से लड़ने के लिए जिंदा बचने की रणनीति में थी। अब सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। भाग 2, स्वराज्य के बीज। तो सबसे क्रूशल बात यह है कि उनका जो स्वराज्य का विजन था वो कोई जादुई छड़ी घुमाने से नहीं आया था। जब वो पुणे आए तो वो जगह अकाल से पूरी तरह बर्बाद थी। उन्होंने सिर्फ महलों से ऑर्डर पास नहीं किए, वो जमीन पर उतरे। उन्होंने टैक्स कम किए, किसानों को बीज और बैल के लिए लोन दिए और मावल की पहाड़ी जनजातियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। और हाँ, महज 15 साल की उम्र में बिना किसी खून खराबे के अपनी कूटनीति से तोरण का पहला किला भी जीत लिया। उस समय के सिस्टम को जरा ध्यान से देखिए। पहले जागीरदारी प्रथा थी, जहां सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी और बिचौलिए किसानों का खूब एक्सप्लॉयटेशन करते थे। लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह बदल दिया। अधिकारियों को सीधे कैश में सैलरी देना शुरू किया। सब कुछ मेरिट के बेसिस पर होने लगा, कोई वंशानुगत पद नहीं। किसानों को बचाने के लिए 17वीं सदी में उठाया गया ये कदम लिटरली बहुत ही मॉडर्न और साहसिक था। अंदर से तो प्रशासन मजबूत हो रहा था, लेकिन बाहर बहुत बड़े दुश्मन तैयार खड़े थे। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शुद्ध बल पर रणनीति की जीत। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गनीमी कावा को अक्सर लोग सिर्फ छिपकर हमला करना समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई कायरता नहीं थी। जब सामने वाले के पास विशाल सेना हो तो आमने सामने लड़ना सुसाइड के बराबर है। ये एक बेहद सोची समझी नीति थी, जिसमें अपने इलाके की ज्योग्राफी का सटीक इस्तेमाल, एकदम पक्की खुफिया जानकारी और बिजली जैसी तेज गति शामिल थी। इसका सबसे थ्रिलिंग एग्जाम्पल है 1659 का अफजल खान वाला एपिसोड। उस विशाल सेनापति को सीधे हराना नामुमकिन था, इसलिए एक जाल बिछाया गया। उसे प्रतापगढ़ के घने जंगलों में लालच देकर बुलाया गया। महाराज पूरी तैयारी से गए। कपड़ों के नीचे लोहे की जाली यानी चिलखत और हाथ में बागनक। जैसे ही खान ने गले मिलने के बहाने खंजर से हमला किया, बिना किसी इमोशन के तुरंत पलटवार हुआ। ये ब्रूट फोर्स पर मेंटल कंट्रोल की बहुत बड़ी जीत थी। और फिर 1663 का लाल महल ऑपरेशन। इसे अगर हम 17वीं सदी का सर्जिकल स्ट्राइक कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। रात के अंधेरे में शादी की बारात का भेष बनाकर मराठा सैनिक पुणे में घुस गए। उन्होंने सीधे लाल महल में अटैक किया, जहां मुगलों का सेनापति शाइस्ता खान सो रहा था। इस झटके ने उसे खिड़की से कूदने पर मजबूर कर दिया और उसकी उंगलियां कट गईं। इस एक इंसिडेंट ने मुगलों के अजय होने का जो मनोवैज्ञानिक भ्रम था उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। लेकिन इसके बाद हालात बदले और पुरंदर की उस दर्दनाक संधि के चलते उन्हें दुश्मनों के गढ़ में जाना पड़ा। यह है हमारा भाग 4, आगरा से महान पलायन। साल 1666। आगरा का दरबार, वहां अपने अपमान का विरोध करने पर शिवाजी महाराज और उनके छोटे बेटे को नजरबंद कर दिया गया। जरा इस सिचुएशन की घुटन को महसूस कीजिए। चारों तरफ हजारों खूंखार दुश्मन सैनिकों का पहरा है।
यहां अगर ताकत या गुस्से का थोड़ा भी इस्तेमाल होता तो मौत बिल्कुल पक्की थी। लेकिन यहीं पर उनका कमाल का दिमागी खेल शुरू होता है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास जिसने इतिहास रच दिया। पहले एक गंभीर बीमारी का नाटक किया गया, फिर गरीबों और साधु संतों को मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवाने की परमिशन मांगी गई। हफ्तों तक पहरेदार हर टोकरी को चेक करते रहे और फिर बोर होकर लापरवाह हो गए। बस इसी का फायदा उठाकर वो उन टोकरियों में छिपकर निकल गए और तुरंत घर जाने के बजाय 8 महीने तक भारत का लंबा चक्कर काटकर सेफली महाराष्ट्र पहुंचे। ये प्योर पेशेंस था। घर वापसी हो चुकी थी, अब समय था एक विद्रोही से संप्रभु शासक बनने का। भाग 5, राजमुकुट और राज्य। 1674। ये महज कोई साल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इसी साल उनका राज्याभिषेक हुआ। ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था जिसने हिंदवी स्वराज को एक लीगल रिकॉग्निशन दिलाई। इस एक कदम ने यह साफ कर दिया कि वो कोई मामूली जमींदार नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के राजा हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उनका प्रशासन कितना मॉडर्न और डिसेंट्रलाइज था। सत्ता को बांटने के लिए 8 मंत्रियों का अष्टप्रधान मंडल बनाया। किलों की सुरक्षा के लिए 3 अलग अलग अधिकारी रखे गए, वो भी जानबूझकर अलग अलग जातियों से, ताकि कोई आपस में मिलकर गद्दारी न कर सके। और नियम इतने सख्त कि सूर्यास्त के बाद किले का दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता था, लिटरली खुद राजा के लिए भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनका यह स्वराज्य सिर्फ राजकाज तक सीमित नहीं था, ये एक बेहद सेक्युलर और प्रोग्रेसिव विजन था। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था, चाहे वो दुश्मन की नागरिक ही क्यों ना हो। उनकी सेना में इब्राहिम खान और दौलत खान जैसे मुस्लिम कमांडर थे और युद्ध में मस्जिदों की रक्षा के सख्त आदेश थे। इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर को पहले ही भांप लिया था कि असली खतरा समुद्र से आएगा, इसलिए उन्होंने एक बेहद मजबूत नौसेना यानी नेवी का निर्माण किया। 1680 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका बनाया हुआ यह सिस्टम अजेय रहा। आइए देखते हैं हमारा अंतिम भाग, एक चिरस्थायी मानवीय विरासत। जरा इस एक रूल पर गौर कीजिए, किसानों से घास का एक तिनका भी मुफ्त में नहीं लिया जाना चाहिए। सेना को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि अभियान के दौरान किसानों की फसलों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और हर चीज का पैसा चुकाया जाना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें सच्चा जनता का सेवक बनाया। उनका साम्राज्य सिर्फ किलों की दीवारों पर नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों में जिंदा था। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में ये आखिरी सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इन सभी चीजों को देखकर आप खुद तय कीजिए, क्या सच्ची स्वतंत्रता महज किस्मत से मिलती है या फिर इसे बार बार हार कर उठने के लचीलेपन, सबको साथ लेकर चलने की सोच और कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति के जरिए बहुत सावधानी से गढ़ा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही नई चीजें एक्सप्लोर करते रहें।